बंदर का ढाबा। आइए और खाइए रवि के पराठे, सिर्फ 20 रुपए में 3। हाँ हाँ, सही सुना, सिर्फ 20 रुपए के 3। रवि भैया, जरा एक प्लेट लगा दीजिए। आज के जमाने में भी इतना सस्ता खाना बेच रहे हो। भगवान आपको और कामयाब करे। बैठ जाइए भाई साहब, अभी लगाता हूँ। ये कहानी है सीतापुर की, जहाँ रवि अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसके परिवार में उसकी बीवी के अलावा एक बेटी स्नेहा और उसकी एक बहन मानसी भी रहा करते थे। रवि एक ठेले पर आलू के पराठे बेचा करता था। आमदनी काफी कम थी और स्नेहा की मम्मी की अक्सर तबीयत खराब रहा करती थी। रवि उसका इलाज ज्यादा बड़े डॉक्टर से नहीं करवा पाता था और वो दवाइयों पर ही जिंदा रहा करती थी। इस वजह से मानसी को घर का सारा काम करना पड़ता था और वो काफी चिड़चिड़ी रहा करती थी। रवि रोजाना काम पर जाने से पहले स्नेहा को अपनी साइकिल पर स्कूल छोड़ने जाया करता था। अरे स्नेहा बेटा, कहाँ रह गई? आई पापा, पड़ोस के संजू का पप्पी मेरे रूम में आ गया था, उसी के साथ खेल रही थी। अरे वो तुम्हारे रूम में कैसे आ गया और अब वो कहाँ है? अरे पापा, वो खिड़की से कूद कर आ गया था और वहीं से वापस चला गया। ठीक है बेटा, अब जल्दी से चलो, वरना मुझे भी काम पर पहुंचने में देरी हो जाएगी। रवि ने स्नेहा को साइकिल पर बिठाया और उसको स्कूल छोड़ने के लिए चला गया। पापा, आखिर मम्मी कब तक इसी तरह सस्ती दवाइयों पर ही जिंदा रहेंगी? आप उनका इलाज अच्छे से डॉक्टर से क्यों नहीं करवाते? बेटा, अगर मेरा काम अच्छा होता तो मैं उसके इलाज पर अच्छे पैसे खर्च कर पाता, लेकिन सिर्फ एक ठेले पर आलू के पराठे बेचकर घर का खर्च और तुम्हारी पढ़ाई के लायक ही पैसा आ पाता है। तो पापा, अगर आप अपना काम बढ़ाकर ज्यादा पैसा कमा सकते हैं तो बढ़ा लीजिए ना। काम बढ़ाने के लिए मुझे कम से कम 2 लड़कों की जरूरत पड़ेगी। फिर हम एक ढाबा खोल लेंगे और ढाबा अच्छे से चला तो हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन 2 लड़कों को शुरू शुरू में तनख्वाह देने के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा बेटा? इसलिए अभी तक सिर्फ ठेले में ही अटक कर रह गया हूँ। स्नेहा ये सुनकर दुखी हो जाती है और सोचने लगती है कि इस तरह तो वो कभी भी अपनी माँ को स्वस्थ नहीं देख पाएगी। इसी सोच में डूबी हुई वो स्कूल पहुंच जाती है। स्कूल के आते टाइम उसको रास्ते में एक पपी नजर आया। उसकी गर्दन में चोट लगी थी और खून भी निकल रहा था। स्नेहा को उस पर दया आ जाती है और वो उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। अरे स्नेहा, उसके पास मत जाओ, वो काट लेगा। तुम लोग उसको परेशान करोगे तो वो काटेगा ही, मेरे को नहीं काटने वाला वो। ये कहकर स्नेहा उसकी तरफ बढ़ती है। पपी ने उसको देखकर एक बार उस पर भौंका, लेकिन वो डरी नहीं और उसके पास जाकर उसे प्यार से उसके सर पर हाथ फेर और वो पपी उसके पास आ गया। अरे प्यारे पप्पी, तुमको तो बहुत चोट लगी है, मेरे साथ मेरे घर चलना पसंद करोगे? ये कहकर उसने उस पपी को उठा लिया और उसने स्नेहा को कुछ भी नहीं कहा। जब वो उसको अपने घर पर लेकर पहुंची तो उसकी बुआ चिल्ला उठी, हाय राम, ये तू क्या उठा लाई पालक पीस के? बुआ जी, इसको चोट लगी है, बच्चे इसको परेशान कर रहे थे, इसलिए मैं इसको अपने साथ लेकर आ गई हूँ। अरे तेरी मत मारी गई है क्या? इसको घर में रखेगी तो ये बहुत गंदगी फैलाया करेगा। हम इसका ध्यान कहाँ तक रखेंगे भला, पालक पीस के? आप फिक्र मत कीजिए बुआ जी, मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगी। ये कहकर स्नेहा उसको अपने कमरे में ले गई। मानसी की स्नेहा और उसकी माँ के साथ थोड़ी बहुत बहस तो हुई, लेकिन स्नेहा ने फिर भी उस पपी को घर में रखने की जिद नहीं छोड़ी। कुछ ही दिनों में पपी एकदम ठीक हो गया था। स्नेहा ने उसका नाम मोती रख दिया और फिर वो भी अच्छे से उसी घर में सबके साथ रहने लगा। एक दिन स्नेहा के पापा उसको स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे थे। वहां जाकर पता चला कि उसी दिन अचानक किसी कारण स्कूल की छुट्टी हो गई। वो उसको लेकर अपने साथ वापस घर की तरफ चल दिए। इस बार स्नेहा की नजर सड़क पर पड़े एक बंदर पर पड़ी। इस बंदर के पैर पे बहुत चोट लगी थी।
जिस वजह से वो चल नहीं पा रहा था। कुछ बच्चे खड़े होकर उस पर पत्थर मार रहे थे और कुछ डंडे से उसको परेशान कर रहे थे। पापा पापा 1 मिनट रुकिए। ये सुनते ही रवि ने साइकिल रोक दी। स्नेहा जल्दी से उतरकर उसके पास गई और बच्चों को वहाँ से भगा दिया। उसके पापा भी साइकिल से उतरकर उसके पास पहुँचे। पापा, मैं इस बंदर को ऐसे नहीं देख सकती। हमें इसको घर लेकर जाना चाहिए और इसका इलाज करवाना चाहिए। बेटा, पहले ही तुमने एक पपी को घर में पाला हुआ है, लेकिन एक बंदर पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं कर सकते। कहीं इसने तुमको झपट लिया और नुकसान पहुंचाया तो? पापा, बंदर हमारी बातों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। हम इनको नुकसान नहीं पहुंचाते तो ये भी हम पर बिना वजह हमला नहीं करते। और वैसे भी अगर कोई दर्द में हो तो हमें उसको ठीक करने में थोड़ा टाइम दे देना चाहिए ना, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो। ये कहकर स्नेहा उसको अपनी गोद में उठाती है और वो बंदर उसे कुछ नहीं कहता, बल्कि वो उसकी गोद में आकर खुश लग रहा था। अब जब स्नेहा उस बंदर को घर लेकर पहुंची तो बुआ बहुत ही ज्यादा भड़क उठी। तूने इस घर को चिड़ियाघर समझ रखा है क्या पालक पीस के? दिन भर नए नए जानवर यहाँ लाती रहती है। बुआ जी, आपको इस पर दया नहीं आ रही? देखिए ये कितना घायल है। जब ठीक हो जाएगा ना तो इस घर में तबाही मचा देगा। खाना खाएगा, कपड़े फाड़ेगा, घर की चीजें तोड़ फोड़ करेगा। इससे अच्छा है इसको पहले ही यहाँ से निकाल दिया जाए। इस पर घर वालों ने काफी बहस की, लेकिन इस बार भी स्नेहा की जिद के आगे किसी की नहीं चली। कुछ ही दिनों के बाद वो दोनों ठीक हो चुके थे। मानसी उनको घर से निकालना चाहती थी और इस वजह से स्नेहा से भी वो उखड़ी उखड़ी सी रहती थी। स्नेहा की मम्मी की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। एक रात उनकी तबीयत ऐसी बिगड़ी कि उनको लेकर रात में ही डॉक्टर के पास जाना पड़ा। देखिए रवि जी, इनको ये दवाइयाँ लेते हुए बहुत समय हो गया है। ये अब इन पर काम नहीं करने वाली। मैं आपको एक हॉस्पिटल का पता लिख कर देता हूँ, आप इनका आगे का इलाज वहाँ से करवा लेना। ये कहकर उन्होंने रवि को एक हॉस्पिटल का एड्रेस दिया। फिर वो उनको वापस घर ले आए। घर आकर रवि काफी परेशान दिख रहा था। पापा, क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रहे हो। बेटा, इस हॉस्पिटल में अगर तुम्हारी मम्मी का इलाज चलेगा तो बहुत खर्चा होगा। अब मैं इतने पैसों का इंतजाम कैसे करूँगा? एक तो पहले से ही आपकी आमदनी कम है भाई साहब, ऊपर से ये 2 जानवर और पाल रखे हैं। भाई, आप मेरी बात मान लीजिए, इनको घर से निकलवा दीजिए, हमारे कुछ तो पैसे बचेंगे ना। पापा, आप खुद को अकेला मत समझिए। आपके पास लड़के रखने के लिए पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो आपके साथ काम कर सकती हूँ ना। बेटा, तुम स्कूल और काम एक साथ कैसे संभालोगी? पापा, आप उसकी चिंता मत कीजिए। सुबह आपके साथ मोती और मोंटू ढाबे पर जाया करेंगे। मोंटू आपका काम में हाथ बटाएगा और मोती ढाबे के बाहर रखवाली करेगा। स्कूल से आने के बाद मैं भी ढाबे पर आ जाया करूंगी और फिर हम सब मिलकर ढाबे को चलाया करेंगे। बेटा, क्या हमारा ढाबा इस तरह से चल जाएगा? हाँ पापा, हमें कोशिश तो करनी चाहिए ना। उस दिन के बाद रवि ने अपना ठेला बंद कर दिया और कुछ पैसे लाला से कर्जा लेकर एक ढाबा खोल लिया। स्नेहा के कहने पर उसने ढाबे का नाम मोती और मोंटू बंदर का ढाबा रख दिया। अरे रवि भैया, आपने तो काफी अच्छा ढाबा खोल लिया है। स्वागत है आपका भाई साहब, बैठिए ना। ये सुनकर वो आदमी बैठ गया। आपके हाथ के पराठे तो बहुत खाए हैं, अब जरा कुछ नया खिलाइए भैया। क्यों नहीं भाई साहब, आप मेरे पुराने ग्राहक हैं, आपके लिए स्पेशल नान लगाता हूँ। ये कहकर रवि ने नान की प्लेट लगाई और फिर मोंटू को थाली पकड़ा दी। मोंटू ने वो थाली ग्राहक तक पहुंचा दी। अरे वाह, ये बंदर आपके यहाँ वेटर का काम करता है और ये कुत्ता भी काफी हद तक यहाँ वहाँ नजर बनाए हुए है। ये तो वाकई काबिले तारीफ है।
ये यहाँ काम नहीं करते भाई साहब, ये तो हमारे घर के ही सदस्य हैं, मेरी मदद करने चले आते हैं। इन्हीं के नाम पर ये ढाबा खोला है, मोती और मोंटू बंदर का ढाबा। अच्छी बात है। सभी देखते हैं कि ढाबे पर एक बंदर वेटर का काम करता है और एक कुत्ता रखवाली का काम करता है। धीरे धीरे वो ढाबा काफी अच्छा चलने लगा था। पापा, अब तो हमारे ढाबे पर अच्छी खासी कमाई होने लगी है और मैं भी कई नई डिशेस बनाना सीख रही हूँ। उनको भी हम अपने ढाबे पर रखा करेंगे। स्नेहा ने अपनी पढ़ाई के साथ अब नई नई रेसिपीज बनाना भी सीख लिया था और फिर उनका ढाबा और ज्यादा फेमस हो गया। लाला से लिया हुआ सारा कर्ज भी उतर गया और स्नेहा की मम्मी का इलाज अच्छे से हॉस्पिटल में होने लगा। स्नेहा बेटा, मुझे माफ कर देना, मैंने इन जानवरों को पता नहीं क्या क्या कहा था और तुमको भी बहुत बुरा भला कहा था, लेकिन आज तुम्हारी और इन जानवरों की वजह से ही मैं अपने घर को ठीक होते हुए देख रही हूँ। बुआ जी, अगर हम इन जानवरों को भी अपने परिवार की तरह अच्छे से प्यार करें तो ये भी हमारे साथ वफा करने की कोई कसर नहीं छोड़ते। उस दिन के बाद धीरे धीरे स्नेहा की मम्मी एकदम ठीक हो गई। कुछ दिन के बाद वो वापस अपने घर आ गई। इस तरह से स्नेहा और उसके परिवार को 2 बेजुबान जानवरों के ऊपर दया करने का फल मिल गया। ये ढाबा आज भी बहुत अच्छे से चल रहा है और आज भी मोती और मोंटू बंदर के ढाबे के नाम से मशहूर है। कहते हैं कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुंचती है। ये कहानी ऐसे ही एक गरीब परिवार की है। लज्जो रामपुर गांव में रहती थी। उसके पति की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी और उसका एक 4 साल का बेटा था। उसका नाम सूरज था। लज्जो पूरा दिन मेहनत करके अपने घर का गुजारा कर रही थी। सूरज, ये लो, आज मैं तुम्हारे लिए ये खिलौना लाई हूँ, हाथी गजराज। सूरज उसे देखते ही बहुत खुश हो जाता है और पूरा दिन उसके साथ खेलता रहता है। लज्जो सूरज को घर छोड़कर काम पर चली जाती है और सूरज पूरा दिन उसी हाथी के साथ खेलता रहता है। लज्जो कुछ दिनों से एक ढाबे में काम करने लगी थी। ढाबे का मालिक उससे खूब काम करवाता था और वो कुछ भी नहीं कहती थी। ढाबे का मालिक उसका अपमान करता और लज्जो चुपचाप सह लेती, क्योंकि वो जानती थी कि उसे काम की कितनी ज्यादा जरूरत है। अगर काम नहीं होगा तो वो अपने बच्चे को क्या खिलाएगी, ये सोचकर वो कभी भी कुछ नहीं कहती। बस सच्चे मन से भगवान का नाम लेकर सारा काम करती रहती थी। एक दिन की बात है। अरे लज्जो, तुझे दिखाई नहीं देता? वो सामने टेबल पर ग्राहक बैठे हैं, कब से चाय मांग रहे थे, जाकर उनको चाय देकर आ। बिल्कुल निकम्मी है, आलसी कहीं की, किसी काम की नहीं। लज्जो ग्राहक के मेज पर खाना दे रही थी। जी मालिक, मैं अभी दे देती हूँ। लज्जो जल्दी से चाय ट्रे में रखकर देने जा रही थी। लज्जो तभी सामने देखती है कि वो आदमी सामने से आ रहा था और वो जानबूझकर लज्जो से टकरा जाता है और चाय के कुछ छींटे उसकी शर्ट पर लग जाते हैं। अरे किधर ध्यान है, जरा हमें भी तो देख लो। देखिए, गलती आपकी है, आप मुझसे टकराए हो, देखकर नहीं चल सकते आप? सारी शर्ट खराब कर दी, मेरी गलती है ये कहती हो, ऊपर से जुबान भी लड़ा रही हो। अभी बताता हूँ तेरे मालिक को। और वो आदमी जोर जोर से बोलने लगता है। तभी ढाबे का मालिक भी वहां आ जाता है। अरे सर, माफ कर दीजिए, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ये लो तुम्हारे पैसे, आज के बाद यहाँ आने की जरूरत नहीं है। भगवान कसम मालिक, मेरी कोई गलती नहीं है, उस आदमी की ही सारी गलती है। वो जानबूझकर मुझसे टकराया था। मुझे काम से मत निकालो, मेरा छोटा सा बच्चा है, मैं उसे खाना कहाँ से खिलाऊंगी। मालिक उसकी एक नहीं सुनता और उसे काम से निकाल देता है। लज्जो की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
और वो अपने घर चली जाती है। लज्जो जब घर आती है तो उसका बेटा सूरज अपने खिलौनों के साथ खेल रहा था। लज्जो हर रोज काम ढूंढने जाती, लेकिन उसे कोई काम नहीं देता है। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद उसके पास जो कुछ पैसे थे वो भी खत्म हो जाते हैं। माँ, मुझे भूख लगी है। लज्जो उसे पानी देती है और बच्चा फिर से खेलने लगता है। हे भगवान, मैं अपने बच्चे को भरपेट खाना भी नहीं दे सकती। अभी तो मैंने इसे पानी पिलाकर चुप करा दिया, लेकिन कब तक इसे ऐसे ही पानी पिलाऊंगी? घर में खाने का एक भी दाना नहीं है। मुझे बाहर जाकर कोई काम जरूर ढूंढना पड़ेगा। बेटा, तू यहीं बैठ, अपने हाथी राजा से खेल। मैं अभी तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। हर रोज की तरह आज फिर लज्जो को कोई काम नहीं मिलता। जब वो घर आती है तो वो देखती है कि सूरज जमीन पर खेलते खेलते ही सो गया था और उसके पास एक बड़ी सी थाली पड़ी थी जिसमें बहुत सारा खाना था और कुछ खाना बचा हुआ भी था। अरे, ये खाना कहाँ से आया? लज्जो भी पूरा दिन काम की तलाश में घूमकर बहुत थक गई थी और उसे बहुत ज्यादा भूख भी लगी हुई थी, इसलिए बचा हुआ खाना वो खा लेती है। अगले दिन सुबह सूरज सोकर उठता है। बेटा, तुम्हें कल वो खाना किसने दिया था? माँ, वो मेरे दोस्त ने दिया था माँ। उसका नाम गज्जू है। गज्जू? ये कौन है? यहाँ तो इस नाम का कोई नहीं रहता। लज्जो को अपने बेटे की बात समझ में नहीं आती कि आखिर कौन उसे खाना देकर गया। तभी सूरज फिर से रोने लगता है। माँ, मुझे खाना खाना है। मुझे बहुत भूख लगी है। बेटा, अभी तो खाना नहीं है, तुम ये पानी पियो, मैं खाना लेकर आती हूँ। नहीं माँ, मुझे पानी नहीं पीना, मुझे खाना खाना है। और वो अपना खिलौना उठाकर जोर से जमीन पर फेंक देता है। तभी उस हाथी में से एक रोशनी निकलती है और उस रोशनी में से गजानंद दर्शन देते हैं। गजानंद को देख सूरज हंसने लगता है। माँ, देखो, मेरा दोस्त गज्जू आ गया। गजानंद अपनी शक्ति से वहां एक खाने की बड़ी सी थाली प्रकट कर देता है। भगवान, आप मेरे घर में? तुम जब जब अपने बेटे को अकेला छोड़कर गई हो, ये मेरे साथ ही था। मैं इसका दोस्त हूँ। मैं किसी को परेशान नहीं देख सकता, इसलिए तुम्हारी मदद करने आया हूँ। लज्जो भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। भगवान, मुझे कोई काम नहीं दे रहा, मैं क्या करूं? तुम अपना काम शुरू क्यों नहीं करती? भगवान जी, मुझे खाना बनाने के अलावा कुछ भी नहीं आता। तो लोगों को अपना बनाया हुआ खाना ही खिला दो। तभी गजानंद अपनी शक्तियों से लज्जो के घर में जरूरत की सारी चीजें ला देते हैं। ये सब देखकर लज्जो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज से तुम अपना काम शुरू करो, लेकिन याद रखना, तुम सब जरूरतमंद लोगों की सहायता करोगी। कभी किसी को अपने दरवाजे से भूखा नहीं भेजोगी। अगर तुमने किसी जरूरतमंद की मदद नहीं की तो तुम्हारा काम नहीं चलेगा। जो सबकी मदद करते हैं, भगवान भी उनकी मदद करते हैं और उनके घर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। ऐसा कहकर गजानंद वहां से चले जाते हैं। अब लज्जो घर पर ही सारा खाना बनाती थी और उसे एक ठेली पर रखकर बाजार में बेचा करती थी। लज्जो का बनाया हुआ खाना इतना स्वादिष्ट होता कि जो एक बार खाता वो हर रोज वहीं से खाना खाता था और लज्जो बहुत ही कम दाम में लोगों को भरपेट खाना खिलाती थी। अब हर कोई उसकी ठेली से खाना खाया करता था और जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते थे, लज्जो उनको फ्री में खाना खिलाती थी। ऐसे ही कुछ महीनों में लज्जो अपना ढाबा खोल देती है।
अब उसके ढाबे के चर्चे पूरे शहर में होने लगे। दूर दूर से लोग वहाँ खाना खाने आते थे। इस तरह लज्जू ढाबे वाली पूरे शहर में मशहूर हो जाती है।